दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने भले ही तीसरे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली हो, लेकिन ये कार्यकाल उनका आसान नहीं होने जा रहा है। ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, ये इस बार फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज है। और हर पल नरेंद्र मोदी को परीक्षा देनी होगी, क्योंकि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार चला रहे हैं। दो बैसाखियों पर उनकी सरकार चल रही है। एक तरफ 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं, तो 16 सांसदों के साथ टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं। दोस्तों 24 तारीख से नई संसद का 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और 26 तारीख को पहली परीक्षा होने जा रही है नरेंद्र मोदी की। और यहां पर इंडिया अलायंस अपना दांव खेलने जा रहा है। मैं इसी के मद्देनजर आज के वीडियो में चर्चा करूंगा। दरअसल 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है। स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, दुनिया के तमाम देशों में स्पीकर को लेकर के प्रावधान क्या है, भारत के संविधान में स्पीकर के पद को लेकर के क्या मान्यताएं हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा और आऊंगा इस मुद्दे पर कि इंडिया अलायंस की रणनीति क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 में 93 में लोकसभा के स्पीकर का पद है और जो संसद का निम्न सदन है, जिसे लोकसभा कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन यानी लोकसभा के सदस्य मिलकर के स्पीकर का चुनाव करते हैं। लोकसभा के स्पीकर के लिए कोई योग्यताएं नहीं है। वो पहली बार का चुनाव हुआ भी सांसद हो सकता है और सीनियर मोस्ट भी सांसद हो सकता है। इस देश के संसद के इतिहास में मावलंकर साहब पहले लोकसभा के स्पीकर थे। दो महिलाएं सुमित्रा महाजन और उनके पहले मीरा कुमार, ये लोकसभा की स्पीकर रह चुके हैं। जो 17वीं लोकसभा अभी चल रही थी, उसके स्पीकर ओम बिरला थे, जो खासे विवादास्पद रहे। दोस्तों जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। भारत के संविधान में जो लोकसभा के स्पीकर का पद है वो इंग्लैंड की संसद से आया हुआ है, वहां की परंपरा से लिया गया है। और इंग्लैंड के संविधान में, इंग्लैंड की संसद में लोकसभा के स्पीकर का पद बेहद नैतिक माना जाता है, बहुत सम्मानित ही नहीं माना जाता है, गैर विवादास्पद भी माना जाता है। क्योंकि एक परंपरा ब्रिटेन ने अपना ली है कि जब भी कोई लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है तो वो अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देता है, यानी फिर उसकी राजनीतिक दल के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं होती और स्पीकर के पद से मुक्त होने के बाद भी वो अपने राजनीतिक दल में वापस नहीं जाता। लेकिन ये परंपरा हमारे यहां नहीं है। सोमनाथ चटर्जी को अगर आप याद करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये परंपरा नहीं रही। और ओम बिरला ने तो जिस तरह से पार्लियामेंट चलाई है उस सबसे हम वाकिफ हैं। जो विपक्ष था उसके सांसदों के माइक बंद करना, सदन की कार्रवाई को लगातार स्थगित करते रहना और बाउंसर बुला करके सांसदों को बाहर कर देना, ये ओम बिरला ने किया, जो एक तरह से भारत की संसदीय परंपरा के इतिहास में सबसे ब्लैक समय है। दरअसल लोकसभा की पूरी कार्रवाई के लिए, संसद की कार्रवाई के लिए स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। दरअसल जो 10वीं अनुसूची है, दल बदल का जो कानून है, दल बदल विरोधी कानून का अनुपालन और उस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी भी स्पीकर की होती। यानी जब कोई राजनीतिक दल अपना समर्थन वापस लेता है
या राजनीतिक दल टूटता है तो उसका फैसला लोकसभा का स्पीकर करता है। और मैं केवल सदन की बात कर रहा हूं, लोकसभा की बात कर रहा हूं, संसद की बात कर रहा हूं। विधानसभा में भी लगभग यही स्थिति है, वहां पे विधानसभा अध्यक्ष को यह पावर है, लेकिन आज मैं केवल इसकी ही चर्चा कर रहा हूं। सदन कैसे कार्य करेगा, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कब सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी कार्रवाई लोकसभा स्पीकर के अंडर में आती है, उसके देख रेख में आती है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये पद। अब जरा इस पर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए क्या तैयारी की है। जब एनडीए के निकल करके नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हैं और वो जब नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे थे, उस समय भी पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार एक तो रेल मंत्रालय भी लेंगे और हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए दावेदारी करें। लेकिन बाद में यह सुनने में आया कि टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी और उनके चीफ चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी, वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना दावा करें। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इन दोनों ही राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा का स्पीकर बनाने के लिए संकेत कर दिया है। लेकिन ये कल की बात थी, आज फिर खबर आ रही है कि टीडीपी लोकसभा स्पीकर के लिए थोड़ा अड़ गई है और वो चाहती है कि लोकसभा का स्पीकर उसका हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति करते रहे हैं, अमित शाह जिस मामले में चाणक्य माने जाते हैं, वो दरअसल खतरा है टीडीपी और जेडीयू के टूटने का। अगर उनके सांसद टूटते हैं तो इसका निर्णय स्पीकर को करना होगा और यह माना जाता है कि अगर स्पीकर बीजेपी का होता है तो इन दोनों पार्टियों का टूटना बिखरना अवश्यंभावी है और इसमें नरेंद्र मोदी कामयाब हो सकते हैं। वो कभी लंगड़ी सरकार नहीं चलाना चाहते, वो कभी गठबंधन की सरकार नहीं चलाना चाहते हैं और वो आगे चल करके एनडीए की जगह पर बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे में स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब टीडीपी जो कर रही है, तो पहले जरा आते हैं कि क्या बीजेपी ने क्या गेम खेला है। बीजेपी के बारे में सुना जा रहा है कि ओम बिरला को ही स्पीकर के पद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, जबकि डी पुरंदेश्वरी, जिनका नाम बहुत तेजी से आया था, जो आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, इसके पहले मंत्री रह चुकी हैं मोदी गवर्नमेंट में और चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं, उनकी साली हैं। जब एनटी रामाराव की सरकार को गिरा करके चंद्रबाबू नायडू ने अपने हाथ में बागडोर संभाली थी, उस समय जो आरोप लग रहे थे चंद्रबाबू नायडू पर, उस दरमियान डी पुरंदेश्वरी उनके साथ खड़ी थी, उनका साथ दिया था। तो नरेंद्र मोदी डी पुरंदेश्वरी को आगे करके चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से उनका जो विरोध है उसको खत्म करना चाहती है। लेकिन आज जो खबर आ रही है कि डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है, ये चाल तब चली गई है जब कल इंडिया अलायंस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए ये कहा था कि आप लोकसभा स्पीकर भले ही बना लीजिए लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष को चाहिए। दरअसल भारत के संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारे संसद की कार्यवाही की, हमारे संसदीय परंपरा की एक ये विशेषता है, ये संसदीय परंपरा है कि स्पीकर का पद आमतौर पर सत्ता पक्ष को मिलता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होता है। और कई बार जब लोकसभा का स्पीकर नहीं होता है तो जो डिप्टी स्पीकर होता है वो सदन की कार्रवाई को चलाता है, तो महत्वपूर्ण डिप्टी स्पीकर का भी पद हो जाता है। इंडिया अलायंस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल इस बात का ऐलान किया था कि अगर, एक चुनौती दी थी कि अगर सत्ता पक्ष डिप्टी स्पीकर के लिए तैयार नहीं होता है विपक्ष को देने के लिए, तो फिर वो स्पीकर पद पर भी चुनाव लड़ाएंगे, अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे।
ये बड़ा दांव इंडिया ने खेला, इंडिया अलायंस ने, और इसमें वो क्या कर सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 26 तारीख को ही गिर जाएगी? क्या नरेंद्र मोदी उसी दिन? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राजनीति की है, एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की कोई बैठक नहीं की, उसके वो नेता नहीं चुने गए, बल्कि एनडीए के नेता चुने गए। होना तो ये चाहिए था कि पहले वो अपनी पार्टी के नेता चुने जाते, फिर एनडीए के सदन दल के नेता चुने जाते और तब जाकर के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते। अभी एनडीए के वो प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन अभी उनको बहुमत प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, इसको लेकर के इंडिया अलायंस सवाल खड़े कर रहा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ये सरकार पूरे तरीके से बहुमत में नहीं है। तो इसका फैसला कब होना है? स्पीकर का जिस दिन इलेक्शन होना है, यानी 26 जून को, और स्पीकर के पद में कोई व्हिप जारी नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। अगर कांग्रेस पार्टी ने मान लीजिए कि टीडीपी के ही किसी सांसद को आगे करके स्पीकर के पद का इलेक्शन लड़ा, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी कुछ वोट कर सकते हैं जो वहां से आते हो, आंध्र प्रदेश से आते हो। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में पड़ जाएगी, और अगर खतरे में पड़ गई तो फिर ये सरकार कितने दिन की मेहमान होगी। और इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए ये कार्यकाल आसान नहीं है, ये कांटों का ताज है। हर वक्त उन्हें परीक्षा देनी होगी, और पहली परीक्षा 26 जून को होने जा रही है, जब स्पीकर का चुनाव होगा, और हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हो। और इसमें इंडिया गठबंधन कितना मजबूती के साथ दूसरे दलों का समर्थन लेकर के सामने आता है, और नरेंद्र मोदी को क्या शिकस्त देने में कामयाब होगा, इसकी परीक्षा अगले एक हफ्ते में होने जा रही है। राष्ट्रपति महोदया ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है, और जल्दी ही नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से स्पीकर के प्रत्याशी के तौर पर नाम घोषित होगा। क्या ओम बिरला होंगे या डी पुरंदेश्वरी ही होंगी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से खेल रही है उससे लगता है कि ओम बिरला स्पीकर के लिए और डी पुरंदेश्वरी डिप्टी स्पीकर के लिए होंगी। लेकिन अगर इंडिया अलायंस कोई दाव खेलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को मुश्किल हो सकती है। शुक्रिया।